सभी का पुनः स्वागत है एक बार। आज हम लोग जानेंगे हिंदी साहित्य के सबसे इम्पोर्टेंट कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के प्रश्न यूपी टेट की परीक्षा हो या सुपर टेट की परीक्षा हो या नेट की परीक्षा हो या फिर जेआरएफ की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख जो कवि हैं, सभी कवियों को हम क्रम बाय क्रम पढ़ रहे हैं। तो आज उस सीरीज के 5वें जो कवि हैं वो कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आज इस वीडियो में हम लोग रामचंद्र शुक्ल के बारे में समस्त चीज़ों को जानेंगे, उनकी रचनाएं, उनकी विशेषताएं, उनके कथन या उनका हिंदी साहित्य में जो स्थान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानना है। देखिए, आचार्य राम शुक्ल जी क्यों पढ़े जाते हैं ये देखिएगा। सबसे पहले सच्चे अर्थों में, यहां ध्यान दीजिएगा, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जो परंपरा थी उसका विकास करने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक इतिहासकार कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। या फिर प्रश्न पूछेगा कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनकी रचना का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास था। प्रकाशन कब हुआ था? नागरी प्रचारण सभा काशी ने किया था। कब किया था? 1929 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 1929 में नागरी प्रचारणी पत्रिका में इनका जो है प्रकाशन हुआ था। एक चीज और यहाँ पे जो ज्ञातव्य है वो देखिएगा कि 1929 में नागरी प्रचारणी सभा में जो ये प्रकाशित हुआ था वह हिंदी शब्द सागर की सिर्फ भूमिका के रूप में, याद रखिएगा, भूमिका के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन सन 1929 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसी भूमिका में कुछ चीजें और बढ़ाकर इसे संवर्धित कर पुनः जो संशोधित करके, है ना, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको प्रकाशित किया था। कब किया था ये भी याद रखिएगा। उसी मतलब 1929 में ही इसे स्वतंत्र प्रकाशन भी कराया गया था। ठीक है, और 1940 ईस्वी में इसे परिवर्धित एवं संशोधित संस्करण को प्रकाशित किया था। तो ये आप याद रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा, ठीक है, एक हिंदी शब्द सागर की, याद रखिएगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह प्रकाशित हुआ था। क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, इसमें 3 लोगों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कौन कौन? रामचंद्र वर्मा थे, रामचंद्र शुक्ल थे और श्याम सुंदर दास थे। तो याद रख लेंगे, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। ठीक है, किसमें योगदान था इनका? हिंदी शब्द सागर के निर्माण में। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में क्या प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कराए की प्रमुख विशेषताएं, हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषताएं क्या हैं? क्यों रामचंद्र शुक्ल जी का नाम बहुत बड़ा है? तो पहला देखिएगा, इन्होंने लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र का इसमें विवेचन किया था। 1000, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, 1000 कवियों। इन्होंने दूसरी चीज क्या किया था? कवियों की संख्या के आधार पे नहीं बल्कि उनके साहित्य के मूल्यांकन के आधार पे उनका वर्गीकरण किया था। इसमें जो अधिक विशेषता वाले थे उनको शामिल किया गया था, जो कम महत्व वाले लोग थे उनको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, सीधी सी बात है कि जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्हीं को शामिल किया गया था। महत्वपूर्ण कवियों को, कुल 1000 कवियों को इसमें शामिल किया गया। अगला क्या पूछ रहा है कि कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया था। ठीक है, साथ ही साथ लेखकों और कवियों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था। जो जानने की बात है वो भी देख लीजिए। एक चीज जो यहाँ पे नहीं है वो देखिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक काल और शाखा की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन यहाँ पर किया गया था। माने जो सामान्य प्रवृत्तियां थी पहले थी और फिर कवियों के जो प्रमुख कवि थे उनका वर्णन किया गया था, जो इससे पहले किसी भी लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं किया था। ठीक है, और केदारनाथ पाठक ने इस रचना के लेखक में
शुक्ल जी का अपूर्व योगदान किया। तो पूछ सकता है प्रश्न, अगर आपको घुमा के पूछ दिया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किसने रामचंद्र शुक्ल जी का सहयोग किया था, तो किसने दिया? केदारनाथ पाठक ने। तो केदारनाथ पाठक ने हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी का योगदान दिया था। इस रचना या रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किन ग्रंथों को शामिल किया या कहां से सामग्री ली? तो मिश्र बंधु विनोद का मिश्र बंधु थे, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की रचना थी, कवि कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की रचना थी, और ब्रज माधुरी सार जो है वियोगी हरि की रचना थी। इनको इन्होंने जो है, इन रचनाओं से इन्होंने जो है चीजों को, विषय को शामिल किया था। अब रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन कैसे किया था वो भी देख लीजिएगा। काल विभाजन जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट काल विभाजन जो है रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है, सर्वमान्य है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? पहला वीर गाथा, जिसे आदिकाल भी कहते हैं, विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375। तो याद रखिएगा 1050 से 1375 वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल भी कहा जाता है। इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा, अपभ्रंश काल या प्राकृताभास हिंदी काल जो 1050 से 1200 तक था, और वीर गाथा जो है 1200 से लेकर 1375 तक था। चलिएगा, फिर पूर्व मध्यकाल, अगला क्या है? पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, 1375 से लेकर 1700 तक। उसके बाद उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतकाल के नाम से जानते हैं, 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक। और गद्य काल, जिसे आधुनिक काल कहा जाता है, 1900 से लेकर 1984 तक। ठीक है, इन्होंने आधुनिक जो गद्य काल है उसके भी 3 भेद बताए थे, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। ठीक है, इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी के भक्ति काल को भी 4 भागों में बांटा था। ठीक है, कौन सा? भक्ति काल। भक्ति काल के 2 भाग, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में भी इन्होंने 2 बताए, एक ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। सगुण में कृष्णाश्रय शाखा और रामाश्रय शाखा। ज्ञान आश्रय जो शाखा थे उसके जो लोग थे, जो काव्य था उसे संत काव्य कहा गया, और प्रेमाश्रय शाखा के काव्य को सूफी काव्य कहा गया। कृष्णाश्रय शाखा के काव्य को कृष्ण काव्य और रामाश्रय धारा के काव्य को राम काव्य कहा गया। अब प्रतिनिधि कवि देख लीजिए। प्रतिनिधि कवि देखेंगे आप तो ज्ञानाश्रय के संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी थे, प्रेमाश्रय के सूफी काव्य के जायसी जी थे, कृष्णाश्रय के कृष्ण काव्य के सूरदास थे, रामाश्रय के राम काव्य के तुलसीदास थे। तो आप सरल तरीके से ये समझ सकते हैं कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया। एक था भक्ति काल के 2 भाग हुए, निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण के 2 भाग हुए, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में संत काव्य हुआ और प्रेमाश्रयी में सूफी काव्य हुआ। संत काव्य के प्रवर्तक कबीरदास जी थे और सूफी काव्य के प्रवर्तक जायसी थे। सगुण काव्य धारा के 2 भाग हुए, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। कृष्णाश्रयी काव्य जो था कृष्ण काव्य था, जिसके प्रवर्तक सूरदास जी थे, और रामाश्रयी का राम काव्य था, जिसके प्रवर्तक तुलसीदास जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय भी देख लेते हैं। उनका जीवन परिचय, जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में और मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी। तो इसको नोट कर लेंगे, 1884 से लेके 1941 ईस्वी तक। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आई थी। रस मीमांसा, ये जो सिद्धांत की समीक्षा है ये देख लीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, चिंतामणि निबंध था, 4 भागों में आया था, और विश्व प्रपंच। इनकी 6 रचनाएं जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। इनका जो है एक काव्य संग्रह भी था जिसका नाम था मधु स्रोत। तो इनका एक काव्य संग्रह कौन सा है? मधु स्रोत। इन्होंने जो संपादन काम किया वो भी इनका इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 2 ग्रंथों का संपादन किया, जायसी ग्रंथावली की और नागरी प्रचारी पत्रिका की। अब देखिएगा इनके बारे में जो विशेष है वो भी देख लीजिएगा। करा है कि
महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी भाषा साहित्य को सबसे महत्वपूर्ण देन देने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास तैयार किया, साहित्यिक आलोचना की और चिंतन और विश्लेषण परक निबंध के रूप में भी इनका शीर्ष स्थान है। इन्होंने कविता, नाटक और कहानी आदि की सृजना विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया था। इनका जो विशेष कथन है वो सबसे इंपॉर्टेंट, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा इसको। कह रहा है कि हिंदी प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। मतलब प्रबंध काव्य एक वनस्थली है और मुक्तक काव्य जो हैं वो गुलदस्ते के समान है। ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, ये याद रख लीजिएगा। इसके बाद कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा नामकरण के लिए किन ग्रंथों को आधार बनाया? तो 12 ग्रंथों को आधार बनाया था। विजयपाल, हम्मीर रास हो, पृथ्वीराज रास हो, परमाल रास हो, विशलदेव रास हो, खुमान रास हो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावलियाँ, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका और खुसरो की पहेलियाँ। तो इन 12 ग्रंथों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा का नामकरण किया था या आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण किया था। आशा है रामचंद्र शुक्ल से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।